बैठ जाओ। सीट मिल गया, अब इसको जाके टेबल के नीचे फेंक देना। बोला यस सर। कितने नए हैं पहले हाथ उठाओ, जो आज आज आए हैं, बस आज वाले। तुम आज आए हो? डी लेटर कंप्लीट। एमटीएस के लिए एलिजिबल हो सब लोग? एमटीएस की नौकरी करोगे? करोगे ना? तो फिर ठीक है, तो फिर तो एमटीएस में सिर्फ हम लोग का ही बोलबाला है। एक एग्जाम, जैसे ना टायर 1 है ना टायर 2, एक ही है ना। से पहले वोट पैटर्न क्या था कि टायर 1 और टायर 2 था, अब है कि एक एग्जाम देना है। मेरिट जो बनेगा वो बनेगा सेक्शन 2, और सेक्शन 2 में है इंग्लिश और जीएस। जीएस के लिए महादिग्गज खान सर, टेंशन फ्री। टेंशन है, अंग्रेजी बाहर जाएगा उससे। सीजीएल को बाहर नहीं जाने दिया, एमटीएस की क्या विसात। सीजीएल में बाहर नहीं गया तो एमटीएस में नहीं जाएगा। और तरीका तो बदल ही देंगे। मान के चलो एमटीएस का अगर स्पेसिफिक एमटीएस बैच पढ़ा रहे हैं तो फिर एमटीएस के हिसाब से चीजें चलेगी। सारा प्रीवियस ईयर छाप देंगे, निकल जाएगा आराम से। तो एमटीएस का अगर देना है तो फिर बढ़िया है। चलो स्टार्ट किया जाए। ई लेटर स्टार्ट करते हैं। पहला शब्द है एब्यूलेंस। एब्यूलेंस का मतलब होता है उत्तेजना। दिख रहा है? एब्यूलेंस का मतलब होगा कोई भी चीज में स्पिरिट, एजिटेशन। किसी चीज में जब हेस्ट करते हैं, किसी चीज में जल्दबाजी करते हैं, उसे ही कहते हैं एब्यूलेंस। तो एब्यूलेंस का मतलब होता है उत्तेजना, स्पीड, स्प्रीट। तो एब्यूलेंस साउंड लाइक एम्बुलेंस। तो एम्बुलेंस, एम्बुलेंस। एम्बुलेंस को जब देखोगे ना, एक स्पिरिट ही रहेगा, उत्तेजना में ही रहेगा। यानी एम्बुलेंस जो होता है उसके अंदर क्या होता है? एब्यूलेंस होता है, यानी उत्तेजना होता है, स्पिरिट होता है, किसी चीज को जल्दी होता है। नेक्स्ट वर्ड है इफेस। इफेस का मतलब होता है मिटाना। इफेस का मतलब होता है ऑमिट कर देना, डिलीट कर देना, हटा देना, मिटा देना। क्या कहलाता है? इफेस। तो इफेस को याद करो। देखो यहां से है फेस, तो फेस वॉश। तो फेस वॉश का काम क्या है? जितने भी चेहरे के ऊपर जो दाग है उसको क्या कर देना? मिटा देना। यानी फेस वॉश फेस के सारे दाग धब्बों को इफेस कर देता है, मिटा देता है। तो फेस, इफेस। इफेस का मतलब हो जाएगा मिटा देना। जैसे क्वेश्चन देखोगे ना इफेस, तुरंत दिमाग में क्लिक करेगा फेस वॉश। तो फेस वॉश क्या कर देता है? इफेस कर देता है, मिटा देता है। नेक्स्ट वर्ड है ईगोइस्ट। ईगोइस्ट का मतलब होता है अहमवादी। देखो ये शब्द बना है। एक बात बताओ, अब तुम लोगों को खेलना सिखा रहा हूं। आईएसटी का मतलब क्या है? द पर्सन। जैसे मैंने कहा कि ऑप्थेमोलॉजिस्ट, छोड़ो, बायो का मतलब जीव, लॉजी का मतलब स्टडी, लेकिन बायोलॉजिस्ट कह दिया तो वह व्यक्ति जो उसका अध्ययन करता है। बनता है ऐसे ही ना। कार्डियो, कार्डियक का मतलब हार्ट है, तो कार्डियोलॉजी हार्ट का स्टडी, और कार्डियोलॉजिस्ट द पर्सन हु रीड्स ऑल अबाउट द हार्ट, दैट इज नोन एज कार्डियोलॉजिस्ट। तो आईएसटी का मतलब पर्सन। ईगो का मतलब क्या होता है? अहंकार। तो वही तो है ईगोइस्ट। तो ईगोइस्ट यानी वह व्यक्ति जिसके अंदर ईगो है, वो ईगोइस्ट कहलाएगा। कई बार क्या करता है कि एक शब्द से कंफ्यूज कराएगा, ईगोइस्ट और ईगोटिस्ट से। देखो ईगोइस्ट में और ईगोटिस्ट में डिफरेंस क्या है? इसके अंदर डिफरेंस कहता है कि ईगोइस्ट का मतलब होगा कि वह व्यक्ति जिसके अंदर ईगो है लेकिन वो चुप रहता है, बोलता नहीं है। मान के चलो जैसे कई बार नहीं होता है कि किसी के शादी में गए, अब दोस्त की शादी थी, दोस्त ने एक बार देखा तक नहीं, बार बार उसके सामने जा रहे हो कि देख ले, वो नहीं देख रहा, बोलोगे ना घमंडी है। होता है ना ऐसा। अब इसी चीज को कहते हैं ईगोइस्ट। बोला तुमसे, नहीं बोला, फिर भी तुमने कहा ईगो है, तो वो ईगोइस्ट हो जाएगा। लेकिन कोई ऐसा है कि जो मुंह से ही बोलता है, ऐसा तो घमंड झलकता है। तुम्हारे ऐसे लोगों से मैं बात नहीं करता। तुम बात करने के लिए गए
तो तुमसे बोला लेकिन क्या बोला कि बात नहीं करता। तो इस चीज को कहते हैं ईगोटिस्ट। दोनों में अंतर समझ में आया? यानी ईगोइस्ट वो व्यक्ति होता है जो कुछ बोलता नहीं है, घमंड में है लेकिन बोलेगा नहीं, उसे ईगोइस्ट कहते हैं। लेकिन जो बोलता है उसे ईगोटिस्ट कहते हैं। थोड़ा सा बस डिफरेंस है। तो अहमवादी, जिसके अंदर ईगो होता है, वो व्यक्ति ईगोइस्ट कहलाएगा। नेक्स्ट वर्ड है एनकाउंटर्ड। एनकाउंटर्ड का मतलब होता है सामना करना। एनकाउंटर का मतलब होता है किसी से सामना करना। जैसे आप जा रहे हो, किसी से एनकाउंटर हो गया, यानी सामना हो गया। तो एनकाउंटर मतलब होता है सामना करना। इंडियन आर्मी, हाँ, फेस करना, एग्जैक्टली फेस करना, काउंटर करना। देखो काउंटर का मतलब होता है सामना करना, किसी चीज से काउंटर क्वेश्चन होते हैं। तो एनकाउंटर, एनकाउंटर को एनकाउंटर, एनकाउंटर यानी इंडियन आर्मी जब भी किसी आतंकवादी से सामना करती है तो क्या कर देती है? एनकाउंटर कर देती है। हालांकि नॉर्मल शब्द है, सभी को पता भी होता है। तो एनकाउंटर का मतलब ही होता है सामना करना, किसी चीज से सामना कर जाना। जैसे कि यू हैव टू एनकाउंटर विथ योर सफर्स, यू हैव टू एनकाउंटर विथ योर प्रॉब्लम्स। जो भी प्रॉब्लम आएगी उसे सामना करना है, उसे एनकाउंटर कहते हैं। एनकाउंटर करना, सामना करना। नेक्स्ट है आपका एंडेवर। एंडेवर का मतलब होता है प्रयास करना, यानी किसी चीज को, देखो इसका जब भी क्वेश्चन पूछता है अटेम्प्ट आंसर होता है। अटेम्प्ट करना, अप्रोच भी होगा लेकिन अटेम्प्ट आंसर देना। एंडेवर एक गाड़ी भी आती है, फोर्ड कंपनी की गाड़ी है, काफी एक्सपेंसिव गाड़ी होती है। तो एंडेवर जो शब्द लिया गया है, देखो कोई ऐसी गाड़ी ही नहीं जिसका कोई मीनिंग ना हो। हर एक, जैसे कोई भी गाड़ी है, अगर उसका नाम चूज किया गया है तो उसके पीछे जरूर कुछ ना कुछ रीजन होगा। चाहे कोई भी, लगभग जो शब्द होते हैं, जैसे डिजायर, स्विफ्ट। तो स्विफ्ट जो है, स्विफ्ट का मतलब होता है कि काफी स्मूथली चले, काफी तेजी से चले। अब ये डिजायर मतलब इच्छा होता है ना, ऐसा। तो ऐसे ही बहुत जितने भी लगभग गाड़ियां हैं उनका अपने आप में एक नाम है। वैसे ही ये जो शब्द लिया गया है एंडेवर जो शब्द है, इसका मतलब होता है प्रयास करना। तो एंडेवर, फोर्ड कंपनी की आती है एंडेवर। तो एंडेवर लेने का क्या करना है? एंडेवर करना है, प्रयास करना है, एफर्ट लगाना है, अटेम्प्ट करना है। वही जैसे कि मुझे, जैसे आपको कहना है कि मुझे एमटीएस का एग्जाम एंडेवर करना है, मतलब क्या है? अटेम्प्ट करना है, एक प्रयास करना है। नेक्स्ट वर्ड है आपका इंडोर्समेंट। इंडोर्समेंट का मतलब होता है समर्थन, अनुमोदन। यानी खास करके जैसे हिंदी में देखोगे ना तो अनुमोदन शब्द का इस्तेमाल करता है। अनुमोदन का मतलब होता है सपोर्ट करना। ये खास करके यूज करा जाता है जैसे कोई इलेक्शन लड़ रहा है और जो उसके साथ देने वाले हैं, अब तो वही कहेंगे कि मैं इनके साथ हूं, मैं इनको समर्थन करता हूं। यानी वो क्या कर रहा है कि उसको इंडोर्समेंट कर रहा है। तो एंडोर्समेंट का मतलब होता है समर्थन, अनुमोदन, उसे कहते हैं इंडोर्समेंट। अब इंडोर्समेंट को याद करो कैसे? तो इंदौर में सीमेंट बनाने का क्या मिल गया है? अप्रूवल मिल गया। अप्रूवल भी होता है, सपोर्ट, अप्रूवल, उसकी जो सिफारिश है उसको हाँ कह देना, आगे बढ़ जाना, उसी को कहते हैं इंडोर्समेंट। तो इंदौर में सीमेंट बनाने का क्या मिल गया सरकार से? समर्थन मिल गया है, इंडोर्समेंट मिल गया है, अनुमोदन मिल गया है। यानी सरकार ने हामी भर दिया है कि जो जाओ तुम ये काम करो, इसे ही कहते हैं इंडोर्समेंट। नेक्स्ट वर्ड है इंगेज्ड। इंगेज का मतलब होता है व्यस्त, बिजी, किसी चीज में व्यस्त हो जाना। नहीं कहते हैं कि engaged with someone, the person are you calling is engaged with someone, जिस व्यक्ति से बात कर रहे हो किसी के साथ व्यस्त है, उसी को कहते हैं engaged। जैसे किसी के साथ, ये हर चीज वैसे नहीं होता है कि इस काम में काफी इंगेज है, ये व्यस्त है, उस काम को करने में काफी इंगेज्ड है, उसे कहते हैं इंगेज। अब इंगेज को याद करो इंगेजमेंट से, मान के चलो सीधा साधा ऐसे बोला यस सर। अब जब बात आएगी क्लास दिखेगा, चलती हुई क्लास में बोले सर पेट में बहुत तेज दर्द है, नीचे जाके बोलेगा हेलो। तो ये क्या होता है कि जब किसी का इंगेजमेंट हो जाता है तो क्या हो जाता है? व्यस्त। देखो एक चीज बताता हूं, इंगेजमेंट से लेकर शादी तक का सफर व्यस्त रहता है। वो चुनाव की तैयारी होती है और प्रचार कहां करता है? प्रचार नहीं है, चुनाव में व्यस्त है वो। और जैसे चुनाव हो जाता है और चुनाव में जब जीत मिल जाती है तो अपने आप को प्रधानमंत्री समझेगा, मुख्यमंत्री समझेगा। मुश्किल से 4 से 5 महीने 6 महीने तक
6 महीने के बाद उसको रियलाइज करना पड़ता है, 6 महीने बाद रियलाइज होगा कि अब लगता है कि जिंदगी थोड़ी सी बेकार चल रही, और फिर बोलेगा। तो यही क्या होता है कि इंगेज्ड, खास करके देखना, नई नई शादी होगी किसी की ना, तो 6 महीना तक उसको लगेगा कि मैं ही मुख्यमंत्री हूं। 6 महीने के बाद देखना क्या हाल, पियोन बन गया मैं तो। इंगेज का मतलब क्या होगा? व्यस्त। तो इंगेजमेंट जो लोग कर लेते हैं वो इंगेज हो जाते हैं, व्यस्त हो जाते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एनलार्ज। एनलार्ज का मतलब होता है बढ़ाना, इंक्रीज करना, एक्सपैंड करना, स्प्रेड करना, किसी चीज को फैलाना, बढ़ाना, वही कहलाता है एनलार्ज करना। देखो लार्ज का मतलब ही होता है लंबा। एनलार्जमेंट प्रोसेस होता है, जैसे मान के चलो कोई ऐसा कोई क्रिमिनल मिला तो उसके फोटो, जैसे छोटा सा एक निशान मिला कहीं पे, कोई फोटो मिला, तो उस फोटो को ना इनलार्ज करा जाता है, बड़ा करा जाता है, जिससे ये पता चल सके कि एग्जैक्टली है क्या ये। तो वही होता है एनलार्ज। लार्ज मतलब लंबा, तो एनलार्ज का मतलब क्या? लंबा करना या बढ़ाना, इंक्रीज करना, एक्सपेंड करना, स्प्रेड करना, ये सब क्या कहलाता है? एनलार्ज कहलाता है। नेक्स्ट वर्ड है आपका इंटेंगल। इंटेंगल का मतलब होता है उलझना या उलझाना, किसी चीज में उलझा देना, आपको कंफ्यूज। देखो खास करके इंग्लिश ही तो पूछेगा आपसे, इसका मतलब होता है कंफ्यूज, परप्लेक्स, बैफल, कंफ्यूज या डायलिमा पूछ देगा। एंटेंगल का मतलब होता है किसी को चकरा देना, उलझा देना। एंटेंगल को याद कर लो रेक्टेंगल से। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है रीजनिंग में, बताइए इस आकृति में कितने रेक्टेंगल हैं, या स्क्वायर या रेक्टेंगल पूछता है। तो रेक्टेंगल पूछ के क्या कर दिया? एंटेंगल कर दिया, उलझा दिया। यानी एग्जाम में पूछा रेक्टेंगल, हम हो गए एंटेंगल, हम क्या हो गए? उलझ गए, कंफ्यूज हो गए। तो एंटेंगल यानी एंटेंगल कर दिया रेक्टेंगल पूछ के। नेक्स्ट वर्ड है आपका एंथ्रॉल। एंथ्रॉल का मतलब होता है मोहित हो जाना, या फिर खास करके इसका टोन थोड़ा ऊपर का टोन है। एंथ्रॉल का मतलब होता है मंत्र मुग्ध हो जाना। अब ये मंत्र मुग्ध क्या है, इतना हिंदी सर मत बताइए। एंथ्रॉल का मतलब समझ लो, देखो बेसिक से लेकर एडवांस तक पूरा बता देता हूं। देखो इन सबका एक लेवल है। अब एक लेवल होगा यहां का, हर चीज का एक लेवल होगा। किसी चीज से अट्रैक्ट होना और उसका सबसे अपर लेवल पर पहुंच जाना एंथ्रॉल है। जैसे आपने कहा किसी को देखा तो देख के लगा कि अब यही है जो सब कुछ है, तो आई वॉज एब्सोल्युटली अट्रैक्ट बाई हर लुक, कि मैं उसकी अदाओं से मोहित हो गया। अब ये अट्रैक्ट कह रहा है कि अपनी तरफ खींच लिया, अभी खींचा है, फंसाना बाकी है, अभी ट्रैक्ट किया है अपनी तरफ। आपने क्या कहा कि आई वॉज एब्सोल्युटली इनेमर्ड बाई हर लुक, यानी मैं, इसका भी मतलब वही है कि मैं उसकी अदाओं से मोहित हो गया, लेकिन इससे लेवल इसका ज्यादा है। आपने कह दिया कि आई वॉज एब्सोल्युटली इंथ्रॉल्ड बाई हर लुक। मेस्मराइज भी इसी में आता है कि आई वॉज एब्सोल्युटली मेस्मराइज्ड बाई हर लुक, कि मैं उसकी अदाओं से, इसका भी मतलब वही है कि मोहित ही हो गया, लेकिन इससे ज्यादा बड़ा लेवल है। लेकिन जो सबसे बड़ा लेवल हो सकता है वो है इंथ्रॉल, कि आई वॉज एब्सोल्युटली इंथ्रॉल्ड बाई हर लुक, कि मैं उसकी अदाओं से इतना मोहित हुआ कि अब है नींद की से अब है चैन कहां। वैसा वाला हाल हो जाना क्या कहलाता है? इंथ्रॉल। लेवल समझ में आया? तो लेवल का फर्क है बस कि किसी चीज में, देखो क्लोज टेस्ट में इसी का खेल है पूरा, जो जैसा लेवल पूछेगा उसी चीज के हिसाब से सेट करना है, यानी सब एक दूसरे के क्लोज रहेंगे। ये भी होगा, देखो जब क्लोज टेस्ट पूछेगा, जब ज्यादा एडवांस पूछता है तो इसमें एंथ्रॉल भी होगा, इनेमर्ड भी होगा, मेस्मराइज भी होगा, लेकिन सेंटेंस का टोन देखो और टोन पढ़ के आपको बताना पड़ेगा कि इंथ्रॉल है कि क्या है। अब इंथ्रॉल को याद कैसे करोगे? तो इंथ्रॉल, अब इंथ्रॉल को देखो, यहां पर है इंथ्रॉल, तो एंटर इन हॉल, इंथ्रॉल एंटर इन हॉल। जैसे कभी कभी क्या होता है, किसी हॉल में जैसे एंटर करते हैं, जैसे अंदर एंट्री लेते हैं, हम क्या हो जाते हैं? इंथ्रॉल हो जाते हैं, हम क्या हो जाते हैं? मोहित हो जाते हैं। यानी कि एंट्री लेने के बाद हॉल में जैसे लिया एंटर, हो गया एंथ्रॉल, हो गया मोहित। यानी कि समझ में आया ना कि क्या लेवल बताया? किसी भी चीज से एकदम जो प्रभावित कर दे, काफी आप मेस्मराइज्ड हो जाओ, उसी को कहते हैं एंथ्रॉल। आओ देखते हैं, पहला शब्द है एब्यूलेंस। एम्बुलेंस के अंदर एब्यूलेंस होता है, उत्तेजना। इफेस, इफेस का मतलब है मिटाना। ईगोइस्ट, अहंकारी, अहमवादी। एनकाउंटर्ड, सामना करना। एंडेवर,
प्रयास है एक, प्रयास करना। इंडोर्समेंट, समर्थन, अनुमोदन। इंगेज्ड, व्यस्त। एनलार्ज, बड़ा करना या बढ़ाना। एंटेंगल, इंथ्रॉल, मोहित हो जाना। सारे के सारे शब्द याद हैं। देखो आप इसमें परेशान हो रहे होगे इंडोर्समेंट में। जैसे आपने सुना होगा पॉलिटी के अंदर राष्ट्रपति के लिए नामांकन करने के लिए भी एक एलिजिबिलिटी चाहिए, जिसमें निकल के आता है कि कम से कम इतने लोग आपको समर्थन दे। तब तो ऐसे 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 तो है नहीं कि कोई भी मुंह उठाया और चला गया कि मैं राष्ट्रपति बनूंगा। विधायक का चुनाव तो है नहीं, विधायक के लिए भी टिकट मिलता है। तो इसके लिए जो समर्थन होता है उसको इंडोर्समेंट कहते हैं। किसी को कोई तकलीफ, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, और प्रैक्टिस आपकी चल ही रही है। कोई तकलीफ है? तुमसे ही पूछ रहा हूं, कल आए क्यों नहीं थे? हाँ, मालूम नहीं था। चलो कोई बात नहीं, जेड तक करा दूंगा मैं। मान के चलो कि प्रॉब्लम अगर होती भी है तो ऑनलाइन तरीके से कराऊंगा, लिंक करा दूंगा। देखो इसको पढ़ने के बाद ना दहाड़ोगे शेर के जैसा। पुराना पहले दिन का जो बच्चा होगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जितना अपनी पूरी जिंदगी में तुमने अंग्रेजी नहीं पढ़ा है उतना इस बैच में पढ़ाया। हर किसी को बोलता हूं, आपने शायद अपनी जिंदगी में पढ़ोगे भी नहीं उतना अंग्रेजी पढ़ाया। अब तो प्रैक्टिस करोगे। अब कोई मान के चलो कोई तुमको बुलाएगा ना कि आओ जरा नाउन पढ़ाता हूं, तुमको मजाक लगेगा। इतना पढ़ लिया हूं अब क्या ही मतलब है, क्या ही तातेती पढ़ाया नहीं, रहा रही पढ़ाया नहीं, वही पढ़ाया जो सेंस निकलता है। यानी वो जो पढ़ोगे, किसी से पढ़ोगे, पढ़ के देख लेना, आपको मजाक लगेगा। चलो आओ कॉम्प्रिहेंशन देखते हैं। कॉम्प्रिहेंशन थोड़ा पढ़ने की कोशिश करना, क्योंकि ओवरऑल आपका डेवलपमेंट कर देगा ये। एनएसजी, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, देखो लिखा है, आगे लिखेगा एनएसजी कंट्रीज आर मेंबर्स ऑफ द न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप। यानी एनएसजी का मतलब बता दिया। देखो क्वेश्चन करोगे तुरंत हो जाएगा। यहां पे क्वेश्चन एक आया है, आप लोगों को नहीं पता, मुझे पता है। पूछा है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनएसजी, तुमको सीधा आंसर दिख गया। जैसे देखो दिखाता हूं क्वेश्चन, यहां पर पूछा है एनएसजी स्टैंड्स फॉर, ऑप्शन डी, सीधा आंसर मिल गया। तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है। और देखो क्वेश्चन एक नेक्स्ट पूछा है क्या, कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डेफिनेटली ट्रू रिगार्डिंग एनएसजी मेंबरशिप। या पढ़ना पड़ेगा पूरा क्या क्या चीजें हैं। तीसरा है एनएसजी मेंबर वर्क्स फॉर, लास्ट क्वेश्चन है बाय रेगुलेटिंग न्यूक्लियर रिलेटेड एक्सपोर्ट्स द ग्रुप एक्सपेक्ट्स टू अचीव। आओ देखो पढ़ते हैं कॉम्प्रिहेंशन को, पैसेज को पढ़ते हैं। NSG countries are members of nuclear supplier group NSG set up का मतलब होता है तैयार करना। In 1975 there are 45 countries consisting of the US। देखो इसी बार CGL में गलती किया है, कंसिस्ट के साथ ऑफ लगा के काट दिया उसको, जो कि सही था। क्वेश्चन का आंसर था नो एरर और किया है इसमें एरर, कंसिस्ट के साथ फॉर लगाया है, ये सीजीएल की गलती है। तो यही जब पढ़ोगे ना तो आपको ओवरऑल जो जितना पढ़ चुके हो उसका एक बार रिवीजन हो जाएगा। तो वही कह रहा है कि सेट्स अप 1975 देयर आर 45 कंट्रीज कंसिस्टिंग ऑफ द यूएस। यानी कौन कौन से कंसिस्ट के क्या क्या चीजें हैं, तो यूएस भी है, यूके भी है, कनाडा भी है, जापान भी है, फ्रांस भी है, जर्मनी भी है, और क्या है, रसिया है, चाइना है। ये इतने एनएसजी वाले ग्रुप है। एंड अदर्स, और अन्य। दिस ग्रुप सीक्स टू कंट्रीब्यूट, यानी ये बनाया गया है ग्रुप किसके लिए, कंट्रीब्यूट टू द नॉन प्लॉरिफिलेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। यानी कि कोई इसका गलत तरीके से इस्तेमाल ना कर सके, किसका, न्यूक्लियर वेपन्स का। और अदर न्यूक्लियर एक्सप्लोजिव, यानी जो अदर जो है न्यूक्लियर को एक्सप्लोजिव बनाने वाले डिवाइसेस क्या करता है, रिस्ट्रेंट्स करता है, उनको बचाता है कि कोई इसका गलत इस्तेमाल ना कर सके। इसीलिए एनएसजी का सेटअप किया गया है। इट डज दिस बाय रेगुलेटिंग न्यूक्लियर एक्सपोर्ट्स एंड न्यूक्लियर रिलेटेड एक्सपोर्ट्स।
थ्रू, थ्रू, एक तो इतना बड़ा बड़ा शब्द है ना कि पास से दिखता है, तुम लोग को साफ दिख रहा होगा, मुझे दिखता ही नहीं है। क्या लिखा है कि इट डज दिस बाय रेगुलेटिंग न्यूक्लियर एक्सपोर्ट्स एंड न्यूक्लियर रिलेटेड एक्सपोर्ट्स थ्रू इंप्लीमेंटेशन, यानी किसी चीज में इंप्लीमेंटेशन करते नहीं, इंप्लीमेंट किया जाता है, तो थ्रू इंप्लीमेंटेशन ऑफ गाइडलाइंस, यानी इसके कुछ निर्देश है, या क्या क्या कह रहा है, इट डज दिस, यानी यह किया जाता है बाय रेगुलेटिंग न्यूक्लियर एक्सपोर्ट्स जो है और न्यूक्लियर रिलेटेड एक्सपोर्ट्स है, चाहे वो न्यूक्लियर का एक्सपोर्ट करना हो, चाहे न्यूक्लियर का सामान का एक्सपोर्ट करना हो, थ्रू जो है इंप्लीमेंटेशन करता है ऑफ गाइडलाइंस, कि इसके कुछ निर्देश हैं, दिशा निर्देश हैं, विथ एप्रोप्रिएट सेफगार्ड्स, कि अगर जिसके पास है, जो इसके लिस्ट में आ रहे हैं, उनका इस्तेमाल करे कैसे, तो उसके गाइडलाइंस को, उसके सेफगार्ड्स को ध्यान में रखते हुए फिजिकल प्रोटेक्शन, जो इसका क्या हो, फिजिकल प्रोटेक्शन हो, नॉन प्लॉरिफरेशन कंडीशंस, कि ऐसी कोई ऐसी अवस्था ना बन जाए जिससे नुकसान पहुंच पाए, एंड अदर रिक्वायर्ड, और अन्य क्या जरूरतों को। क्लियर? देखो एनएसजी स्टैंड्स फॉर, पहला हो गया। दूसरा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डेफिनेटली ट्रू रिगार्डिंग एनएसजी मेंबरशिप। पहला ऑप्शन लिखा है कि इट हैज 45 मेंबर कंट्रीज। अब बताओ 45 मेंबर कंट्रीज हैं इसमें, कहां है, लिखा था यहां पर, देखो क्या है, इसका मतलब पहला सही है। अब दूसरा क्या लिख रहा है, ये सही है, इंडिया इज वन ऑफ द प्रोमिनेंट मेंबर ऑफ द ग्रुप। यहां लिखा है मेनी प्रोमिनेंट कंट्रीज आर इट्स मेंबर, एग्जैक्टली ये भी सही है। रसिया नहीं था लिस्ट में, था तो क्या नहीं है। अब इसका मतलब ये है कि उल्टा कर दो इसे, आंसर क्या हो गया, बी। यानी देखो एक चीज यहां से सिखाऊंगा, अगर आपने पढ़ा होगा एनएसजी के बारे में, तो वहां पे आपको पता होगा कि इंडिया इसका मेंबर नहीं है। न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का मेंबर कहां है, हमारा परमाणु परीक्षण तो इसी की वजह से छुप के करा गया, तो यही चीज। लेकिन यहां से एक चीज समझो, प्रॉब्लम यह है कि इतिहास कुछ भी हो, ज्योग्राफी कुछ भी हो, हमें वही आंसर देना है अकॉर्डिंग टू पैसेज। यानी कई बार क्या होता है कि मान के चलो कोई पैसेज दिया, और पैसेज दिया और उसके बाद पैसेज लिख दिया कि पाकिस्तान इज अ वेरी प्रॉस्पेरस कंट्री, एवरी मेंबर ऑफ द पाकिस्तान हैव रॉयल्स रॉय, एवरी मेंबर ऑफ पाकिस्तान हैव व्हाटएवर। अब तुम पढ़ लिए कि पाकिस्तान बहुत अमीर है, पाकिस्तान के हर नागरिकों के पास एक रॉयल्स रॉय है, एक बंगला सा है। अब तुम पढ़ तो लिए, अब आंसर पूछा कि बताओ इन पाकिस्तान क्या है, तो नहीं ऑप्शन दिखा, एक ऑप्शन लिख दिया भिखारी। अब ये नहीं करना है, क्योंकि ये मजबूरी है पैसेज की। अब आप तुमको पता है कि हाँ भले ही पाकिस्तान के पास कटोरा नहीं है भीख मांगने के लिए, लेकिन फिर भी तुम्हें बताना पड़ेगा कि प्रॉस्पेरस है। मान के जो चाइना से हो सके कि आया हो, वो पैसे चाइना से आया हो, तो इसलिए प्रॉस्पेरस बताया गया हो। तो मेरा बस इतना कहना है कि कभी भी पैसेज करना, पैसेज का आंसर जो रियल में एग्जिस्ट करता हो चाहे ना करता हो, तुम्हें वही आंसर देना है। जैसे आपने किसी इतिहास के कैरेक्टर को उठा लिया, इतिहास के कैरेक्टर में मान के चलो किसी बिंबिसार का उठा लिया। अब बिंबिसार में कहा कि बिंबिसार की मृत्यु चौगान खेलते हुए हो गई, और तुमको पता है कि उसका बेटा मारा है उसको। अब ये जानते हुए भी तुमको आंसर देना है कि हाँ वो चौगान खेलते हुए, पोलो खेलते हुए हुआ है। तुम्हारा रियल ज्ञान वहां समाप्त हो जाता है पैसेज के दरमियान। पैसेज इज अ स्टोरी एंड यू हैव टू गिव द आंसर अकॉर्डिंग टू द स्टोरी। द आंसर यू आर गिविंग ओवर देयर दैट इज टोटली बेस्ड ऑन द पैसेज, पैसेज के अकॉर्डिंग होना चाहिए। समझ में आया ना ये? अब इंडिया का नामो निशान नहीं था, इसलिए इसका आंसर होगा। नेक्स्ट देखो, एनएसजी मेंबर वर्क्स फॉर एक्सपेंशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, इरेडिकेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, नॉन एक्सपेंशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। अब यहां कह रहा है क्या, एनएसजी का जो मेंबर, एनएसजी के जो मेंबर है वो काम किसके लिए करते हैं, देखते हैं।
जर्मनी. दिस ग्रुप सीक्स टू कंट्रीब्यूट द नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ द न्यूक्लियर वेपन्स ऑफ अदर न्यूक्लियर एक्सप्लोजिव डिवाइस रिस्ट्रेंस. इट डज दिस रेगुलेटिंग न्यूक्लियर एक्सपोर्ट्स एंड न्यूक्लियर रिलेटेड एक्सपोर्ट्स थ्रू. यानी ये कह रहा है कि इट डज, इसका काम करा जाता है रेगुलेटिंग किसके द्वारा, न्यूक्लियर एक्सपोर्ट्स एंड न्यूक्लियर रिलेटेड एक्सपोर्ट्स थ्रू, जो इंप्लीमेंटेशन ऑफ गाइडलाइंस. इसका मतलब यह है कि इसका इस्तेमाल तो करा जाता है लेकिन उसके लिए कोई गाइडलाइंस है, उसके लिए सेफ गार्ड्स है. तो ऐसा तो है नहीं कि इसका इस्तेमाल नहीं करा जाएगा. और इसी से क्वेश्चन पूछा कि इसका काम क्या है, तो कहना चाहता है एक्सपेंशन, विस्तार करना. किसका? न्यूक्लियर वेपन्स. नहीं, यानी ये तो कहना चाहता है कि इसका विस्तार करना नहीं है, ये तो रिस्ट्रेंस करता है. जो इसके मेंबर है उन्हीं को करना है. यहां इरेडिकेशन, नष्ट करना. क्या? न्यूक्लियर वेपन्स को. इसका स्थापना किया गया है कि एक काम करो कि तुम न्यूक्लियर वेपन्स को नष्ट कर दो. नॉन एक्सपेंशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, कि इसका क्या है, विस्तार ना हो सके. जितनों के पास है उतने के पास रहे, बाकी और किसी के पास इसका विस्तार ना हो. By regulating nuclear related exports, the group expects to achieve the goal of arm twisting. आर्म का मतलब होता है हथेली, ट्विस्ट मतलब मोड़ना. जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. अब देखो एक बात बताओ, यहां पर आपको एक चीज जो बताया अभी थोड़ी देर पहले, न्यूक्लियर का इस्तेमाल इलेक्ट्रिसिटी के प्रोडक्शन के लिए होता है कि नहीं? न्यूक्लियर जो पावर प्लांट चलते हैं ना, तो जनरेट इलेक्ट्रिसिटी तो होता है, लेकिन आंसर नहीं होगा. ये पैसेज में लिखा नहीं है. पैसेज में अगर लिखा होता कि इसका इस्तेमाल करा जाता है कोई इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए, इसके लिए, तब तो कर देते, लेकिन नहीं करा है. अब देखो, टू स्टॉक पाइल ऑफ एक्सप्लोसिव डिवाइस, नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, यानी किसी भी जो वेपन्स है इनका गलत तरीके से इस्तेमाल ना करा जाए, इसके लिए. समझ में आया? आगे बढ़ो. एंटिक क्या पूछा है? सिनोनिम पूछा है, समान अर्थ के शब्द. एंटीक का मतलब होता है पुराना. जैसे एंटीक पीस देखते होगे, यानी ऐसी चीजें जो बहुत पुरानी है, 100 साल 200 साल तक पुरानी है, उसे एंटीक कहते हैं. देखो, वर्च्यू है, जैसे वर्चुअल मीटिंग होती है, वर्च्यू. कॉमर्शियल, एंशिएंट, नॉन कमर्शियल क्या होगा? एंशिएंट. पुराना होता है, प्राचीन होता है, उसे ही कहते हैं एंटीक. कंटिन्यूड, स्टॉप नहीं, स्टॉप्ड. अपोजिट, बिहार के लोग एस को अस कहते हैं, स्टेशन नहीं अस्टेशन. स्कूटी कहोगे क्या? स्कूटी. तो वही बोला, स्टॉप को अस्टॉप बोल रहा है, स्टॉप नहीं स्टॉप्ड. देखो, यहां कंटिन्यू का मतलब होता है स्टॉप, और यहां पर ईडी लगा है इसलिए यहां भी ईडी है. यानी कंटिन्यू का मतलब होता है आगे बढ़ना, स्टॉप का मतलब होता है रुकना. तो यही क्या है? स्टॉप्ड. क्लियर? ऑन गोइंग का मतलब है जो चल रहा है, ऑन गोइंग मीटिंग. प्लेड है, डिसरिगार्डेड है, आदर सम्मान का उल्टा कर दिया, निरादर कर देना. लायबल टू इजिली ब्रोकन, ब्रिटल, यानी जो चीजें आसानी से टूटने लायक हो. दो शब्द होते हैं इसके, दो शब्द काफी कई बार पूछता है. एक होता है फ्रजाइल और एक होता है ब्रिटल. जैसे आप ऑनलाइन कोई सामान मंगाओगे ना, और उसके अंदर कोई टूटने जैसा कुछ होगा, तो उस पर लिखा रहेगा कि हैंडल विथ केयर, इट हैज अ फ्रजाइल प्रोडक्ट. यानी इसके अंदर फ्रजाइल है, जो है फ्रिजिलिटी है इसके अंदर, यानी आसानी से टूट जाएगा. और वही लिखा है लायबल टू इजिली ब्रोकन, जो आसानी से तोड़ने लायक हो उसे क्या कहते हैं? ब्रिटल. सॉफ्ट मत, बी लेटर में कराया हूं, ये सॉफ्ट हो गया. देखो, अनब्रेकेबल क्या है? जो टूटे ही ना. मोटल का मतलब होता है मरणशील, जो मरेगा उसे कहते हैं मोटल. नेक्स्ट वर्ड, सेलेक्ट द वर्ड विच इज करेक्टली स्पेल्ड. अब बताओ क्या होगा? श्योर? अब सोच लो एक बार. देखो, अब गलत काटते हैं. इसेंट्रिसिटी, इसेंट्री आई होता है, इसेंट्रिसिटी, इसको लिख लेना. अब यहां लिखा है ईगरनेस, कल कराया हूं नेस, नाउन में क्या होता है? नहीं होगा. यहां पर है इगलिंग, ए नहीं होता, क्या हो जाएगा? एंथुसियाज्म. किसी चीज में जब एनर्जी होती है, फुल ऑफ बीन्स होता है,
इसको लिख लो। इसेंट्रिसिटी का मतलब होता है थोड़ा दिमाग से हिला हुआ, इसेंट्रिक शब्द होता है। हो गया। नेक्स्ट, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, देखो कैट आउट ऑफ द बैग ये पूरा एक ईडियम ही होता है। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग का मतलब होता है राज उजागर कर देना, यानी कोई राज खोल देना, उसे क्या कहते हैं? लेट द कैट आउट ऑफ द। देखो कैसे होगा, कैट से कैट नहीं होना। अब लगा है क्या कि गेव हर अ पार्टी हिमसेल्फ, पार्टी से टोल्ड हर अबाउट इट अनइंटेंशनली, एग्जैक्टली, यानी किसी चीज को कह देना। ये बेसिकली ये एक सेंटेंस का पार्ट है, इसीलिए ऐसे देखने को मिल रहा है। यहां पर कहना चाहता है लेट द कैट आउट ऑफ द बैग का मतलब होता है रिवील कर देना, रिवील अ सीक्रेट। या खास करके देखो इसका इस्तेमाल कब होता है, जैसे मान के चलो कोई बात अपने दोस्त से कहे कि ये बात तुम उससे मत कहना, अब वो कहे बिना माना नहीं, जाके कह दिया लेकिन गलती से कहा, यानी उसका विचार ऐसा नहीं था कि तुमको कह के तुमको उसकी नजर में गिराना है, गलती से कह दिया। तो गलती से कह दिया तो उसी चीज को कहते हैं लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। राहुल इज नाइदर अ गुड सिंगर, बताया नहीं हूं, आइदर होता है, आइदर का पेयर बनता है और से, और इसी चीज देखो यहां भी होता है आइदर ही, क्या होगा? तो यहां इन लगा दिए तो फिर यहां भी लगाओ, यानी आइदर के साथ और नाइदर के साथ नॉर। तो राहुल इज नाइदर अ गुड सिंगर नॉट अ नॉर अ, यानी नाइदर के साथ नॉर। नेक्स्ट, द पेंटिंग्स ऑफ, सीनरी का सीनरीज होता है, सीनरी का सीनरी नहीं होगा, ज्वेलरी का ज्वेलरीज नहीं होगा। किसको? एक बात बताओ, ठीक है सवाल पूछे हो, यही गलती करते हैं बच्चे। देखो किसी सेंटेंस को कभी भी गलत करना, अब ये नहीं कि स्टार्टिंग में ही गलत, देखो कहने का तरीका, इस पार्ट में कोई गलती है, इस पार्ट में कोई गलती है, तो सही करने के कैसे फिर यहां आ गए? गलत होगा तभी तो सही करोगे, यहां तक कोई गलती है नहीं। हाँ तुम्हारा कहना यह है कि सर इसको ऐसे भी सही करा जा सकता है कि राहुल इज आइदर अ गुड सिंगर और अ गुड स्टेज आर्टिस्ट, लेकिन यह तब होगा जब इंप्रूवमेंट में ऐसा ऑप्शन देगा। यह कॉमन एरर है, और कॉमन एरर में हम तब तक गलती नहीं करते जब तक गलती ना हो जाए। यहां देखो, यहां नाइदर में कोई गलती नहीं है, इस पार्ट तक में कोई गलती नहीं है, गलती शुरू हो गया और से, तो इसलिए वहां करेंगे। लेकिन अगर तुम्हारे सामने एग्जाम्पल होता है इंप्रूवमेंट का, और 4 ऑप्शन देते इंप्रूव करने का, और चारों के चारों ऑप्शन इसी पर होता, तो फिर उसे उस केस में राइट करते। कॉमन एरर क्वेश्चन ऐसे गलत नहीं करते हैं। आगे बढ़ो। माई अंकल फोर्स्ड माई फ्रेंड एंड आई टू स्टे बैक, नो एरर। ए में कितने लोग हैं? हाथ उठाओ। बी में, सी में और डी में, बाकी लोगों को समझ ही में नहीं आ रहा, नए नए हैं। देखो यहां पर क्या है? फोर्स्ड है वर्ब, ये है सब्जेक्ट, इसके बाद आता है ऑब्जेक्ट, और माई फ्रेंड एक क्या है? ऑब्जेक्ट, लेकिन आई क्या है? सब्जेक्ट, इसीलिए इसको ऑब्जेक्ट बना दो, मी कर दो, तो आई नहीं मी होगा। ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब पुराने बच्चे होंगे उनको पता होगा, पुराने, ये बहुत पहले का बताया हुआ है ना। क्योंकि ये देखो यहां पर ध्यान रखना है कौन सब्जेक्ट है कौन ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट के हिसाब से आता है। अब यहां पे कुछ सोच रहा होगा कि 231 वाला ही तो लगा है, कभी कभी क्या कर देगा कि मी एंड माई फ्रेंड कर देगा, तो गलत हो जाएगा वो भी। तो माई फ्रेंड एंड मी। ही इज अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, यानी वह क्या है? एक यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है। बट ऑफ हिज 3 सन्स,
है यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर, और है कितने? 3। बहुत बढ़िया टीचर है। यहां लिखा है कि ही इज अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, प्रोफेसर सर है। उनके कितने पुत्र हैं? बहुत बढ़िया तैयारी। नाइदर हैज एनी मेरिट। अब देखो, अब मैं आपको बताया हूं कि नाइदर और आइदर का इस्तेमाल होता है 2 के लिए, बताया हूं ना। 0 के लिए आता है नन, 1 के लिए आता है ओनली, और 2 के लिए आता है आइदर, नाइदर, बोथ, बिटवीन, कपल। ये सब इस्तेमाल करते हैं। 20 के लिए सम, 50 के लिए हाफ, 80 के लिए मोस्ट, और 100 के लिए ऑल, बताया हूं ना। और 0 के लिए क्या आता है? नन आता है ना। कह रहा है कि वह एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, लेकिन उनके 3 पुत्रों में से नाइदर का मतलब होता है ना तो ये ना तो ये। अगर 2 होता तो नाइदर चल जाता। अब तुम ये मत पूछो कि फिर बोलोगे सर वहां भी 2 कर दे। सही कर सकते हैं कि नहीं यहां से, लेकिन कॉमन एरर में ऐसी गलती नहीं होती है। यहां तक कोई गलती नहीं है, गलती शुरू हो गया यहां से। तो नाइदर को काट के क्या कर देंगे? नन हैज एनी मेरिट, यानी किसी के पास कोई मेरिट नहीं है। समझ में आया? तो नन का इस्तेमाल होगा। इफ आई एन ऑफिसर इन द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, आई वुड विजिट माई हिस्टोरिकल। तो इफ आई, बताया हूं ना, काश के लिए क्या आता है? आई। इफ आई वर अ बर्ड, आई वुड फ्लाई इन द स्काई। अगर मैं चिड़िया होता, आसमान में उड़ता। ये कंडीशन को दिखाता है। तो इफ आई वर, आई के साथ लड़का वॉज लगा देता है, पहले पे लिखा है ना। इफ आई वर ही होगा, वर का ही इस्तेमाल करा जाता है यहां पर कल्पना को दिखाने के लिए। किसके लिए? कल्पना को दिखाता है। इफ यू वर्क हार्ड, एक बार फिर से पूरा दो कंडीशन बता देता हूं। इफ के साथ 3 कंडीशन बनता है। एक बनेगा प्रेजेंट का, सब्जेक्ट के बाद V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट। एक बनेगा पास्ट का, V2 प्लस ऑब्जेक्ट। एक बनेगा मोर पास्ट का, हैड प्लस V3 बनेगा। अगर ऐसा हो तो सब्जेक्ट के बाद विल, शैल, कैन और मे प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अगर ऐसा होगा तो विल का, शैल का, कैन का, मे का, माइट करके V1 लगा देंगे। अगर ये मोर पास्ट होगा तो यहां करेंगे सब्जेक्ट के बाद वही होगा, विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, यही लगेगा। प्लस अब है V3 तो आएगा V3, और V3 से पहले आता है हैज, हैव, हैड। इसके हिसाब से चाहिए V1 तो लगा देते हैं हैव। ये सब बताया हुआ है। ये मतलब सर इतना तेज बता रहे कुछ समझ ही में नहीं आया, कितनी बार रिपीट हुआ है। अब यही पूछा है कि इफ यू हैड वर्कड हार्ड, यानी तुमने अगर कठिन मेहनत किया होता, पास की बात कर रहा है, हैड प्लस V3 है तो क्या होगा? देखो सीधी बात यह है कि यहां पर हैड प्लस V3 है तो आगे भी V3 आएगा। पास V3 नहीं है, पास V3 नहीं है तो फिर क्या है? पास्ट, ऑप्शन सी वुड है पास्ड। क्लियर? नेक्स्ट, वी नीड अ रूफ आवर हेड्स, यानी हमारे सरों के ऊपर क्या चाहिए? अब ऊपर की इंग्लिश होती है ऑन, अबव और ओवर। ना ऑन है ना अबव है तो क्या होगा? ओवर, ऊपर के लिए। नेक्स्ट है इफ आई वर अ बर्ड, आई वुड फ्लाई इन, सॉरी आई वुड फ्लाई द होल डे, मैं पूरे दिन उड़ता। नेक्स्ट, एनिमल कैनॉट मेक टूल्स। अब बताओ क्या होगा? अब देखो, अब एक बात बताओ, मैं आपको एक चीज सिखाया हूं कि यहां पर वॉइस में कैन का कुड नहीं होता, विल का वुड नहीं होता। यहां कुड कहां से आएगा? कैनॉट है इसमें तो है ही नहीं, ये गया। अब यहां पर है टूल्स और यहां पर है एनिमल। टूल्स कैनॉट बी मेड बाई एनिमल्स। नेक्स्ट, लास्ट है, शी सेड टू मी व्हेन विल यू गिव मी योर बुक्स। सेड क्या है? सेड है पास्ट, तो विल को करो पास्ट। विल का पास्ट क्या होता है? जरूरी नहीं है, शुड भी हो जाएगा, शैल का हो जाएगा ना।
बात ऐसी है कि विल का विल है, कैन है और सेल है। अगर मैं मानता हूं शुड होगा तो शुड होगा कि सेल होगा, तो इसीलिए एक ऑप्शन बचा है तो आंसर होगा। ये नहीं कि देखा जैसे विल देखा वुड चाप दिए ना, सेल दिखा तो शुड लगा दिए, जरूरी नहीं है, पर्सन चेंज हो जाता है तो पर्सन के हिसाब से आ जाएगा। बनाओ जरा PQRS, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। इसी बार का क्वेश्चन कराया भी हूं, एक बार शायद हो चुका है ये। आओ देखते, यहां पर लिखा है, देखो यहां पर है द विलेजेस हर्ड हिज क्राइज। हिज क्राइज किसका क्राइज नहीं पता, ऑप्शन क्यू से नहीं होगा। अब इट सीक्रेटली स्लाउज्ड इनटू अ रूम वेयर यानी इट किसके लिए आया है नहीं पता, आर भी नहीं होगा, आर ऑप्शन में ही नहीं है, या तो पी होगा या एस होगा। देखो पी है, पी कह रहा है कि अ पैंथर इज रिपोर्टेड टू हैव ब्रोकन इनटू अ हाउस यस्टरडे इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर। पी से है, एस को काट देते, एस से नहीं हो रहा है, जस्ट एज अ पैंथर। यहां कह रहा है पी के बाद क्यू की, पी के बाद एस। यहां पे कह रहा है अ पैंथर इज रिपोर्टेड टू हैव ब्रोकन इनटू अ हाउस यस्टरडे इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर। अब यहां पर है पी के बाद क्यू नहीं हुआ, आर देखते हैं। इट सीक्रेटली स्लाउज्ड इनटू अ रूम, यहां पर है आर वाला, और क्यू वाला क्या कहता है, द विलेजेस हर्ड हिज क्राइज एंड रैन टू द हाउस बट द सर्च्ड एनिमल हैड रन अवे थ्रू द विंडो बाय देन। यहां पर हिज क्राइज, किसकी क्राइज को सुन रहा है नहीं पता, इसीलिए पी के बाद क्या बन रहा है, पी के बाद आर बन रहा है, यानी इट सीक्रेटली स्लाउज्ड इनटू अ रूम, जहां पर एक लड़का क्या था नेम्ड जॉनी वाज स्लीपिंग हु सडनली वोक अप एंड रियलाइज दैट द बीस्ट वाज रोमिंग अराउंड हिज बेड। यानी पी के बाद आ गया आर और उसके बाद है एस, जस्ट एज द पैंथर वाज अबाउट टू लीप ऑन हिम, यानी जो ही ना कि पैंथर उस पर क्या करने वाला था, लीप करने वाला, ही स्विफ्टली शॉट आउट ऑफ बेड एंड हिड इन अ क्लोजेट, यानी एक कोने में जाके छिप गया। और यहां पर क्या है, यहां पर लिखा विलेजर्स हर्ड हिज क्राइज, उसके क्राइज को सुना। ये जो द विलेजर्स हर्ड हिज क्राइज, ये हिज का इस्तेमाल करा गया है किसके लिए, इस जॉनी के लिए। तो इसीलिए लास्ट में क्या आ रहा है, क्यू, ऑप्शन सी। सब लोग बना ही लिए थे। बताओ यहां तक किसी को कोई तकलीफ, कोई दिक्कत? हमारी मुलाकात अब होगी मंडे को एडवर्ब समाप्त करूंगा।